Welcome to Learning Wind. In the last video, we have discussed how we can improve the quality and quantity of our food crops. लेकिन क्या सिर्फ फूड क्रॉप्स की क्वालिटी और क्वांटिटी एनहांस करके हम इतना सारा पॉपुलेशन का पेट भर सकते हैं? हमारी पॉपुलेशन कितनी सारी है? इतनी सारी पॉपुलेशन को सिर्फ क्रॉप्स पे फीड करवाना इट इज वेरी डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, बट हमारा जो एरिया है कंट्री का प्लस हमारी जो पॉपुलेशन है इसका अगर रेशियो देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स इतने सारे ग्रो करना ताकि सारी पॉपुलेशन को फीड कर सकें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं इन फूड क्रॉप्स का. हम जानते हैं कि हम फूड दो तरीके से इनटेक कर सकते हैं. एक इन द फॉर्म ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. तो प्लांट प्रोडक्ट्स तो हमने देख लिए थे. आज हम बात करेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में. As we all know, the branch of science which deals with the production and management of food crops is known as agriculture. Similarly, the branch of science which deals with the feeding, breeding and caring of the domestic animals is called as animal husbandry. अब इसे एनिमल हस्बेंड्री ही क्यों बोला जाता है? तो अब हम इस टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो एनिमल तो आपको पता है ऑल द एनिमल्स जिनको आप रियर या ब्रीड करने की कोशिश कर रहे हो, जिनका आप केयर कर रहे हो, है ना? दिस इज एनिमल. अब क्या हो गया? हस्बेंड्री मतलब क्या होता है? इट इज जनरेटेड फ्रॉम अ टर्म हस्बैंड. हस्बैंड इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि आपकी केयर करता है ना? आपको फीड करवाता है. मतलब पुराने जमाने में ऐसा होता था, अब तो क्या सभी जॉब करते हैं, सभी सब कुछ कर लेते हैं, बट पुराने जमाने में क्या थिंकिंग थी कि जो हस्बैंड होता है उसका मेन काम होता है कि वो जाएगा, अर्न करेगा और अपनी फैमिली को फीड कराएगा. तो हस्बैंड इज अ पर्सन जो कि अपनी पूरी फैमिली को टेक केयर करता है. सिमिलरली एनिमल्स को टेक केयर करना जिस फील्ड का काम है उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? एनिमल हस्बेंड्री. हस्बैंड जो वर्ड है ना वहीं से जनरेट हुआ है. ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ रियरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. अब डोमेस्टिक एनिमल्स ही आप रियर करते हो क्योंकि जितने एनिमल्स हैं सबके सब हमारे काम के नहीं है. हमें सबसे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्या? नहीं. सिर्फ कुछ ही एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ फूड. तो उन डोमेस्टिक एनिमल्स की केयरिंग करना, उनको फीड करना टाइमली, उनका ध्यान रखना, उनको डिजीजेस से प्रोटेक्ट करके रखना, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड एंड वाटर प्रोवाइड करना, ये सारा काम जिस ब्रांच में डील होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, टर्म क्लियर हो गया. हमारे यहाँ कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सिर्फ क्रॉप्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज क्रॉप्स क्या होते हैं? हाई रिस्क होते हैं. कभी भी अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाए और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो ह्यूज लॉस हो सकता है. तो अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी, प्लस एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी कुछ फार्मर्स एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी परफॉर्म करते हैं. तो एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री इज नोन एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग. इंटीग्रेटेड मतलब आप मिक्स कर रहे हो, आप एक साथ चीजें कर रहे हो, आप एनिमल्स को भी रियर कर रहे हो प्लस आप क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हो. कुछ लोगों का काम सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री का होता है, कुछ लोग फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री दोनों करते हैं. अब हम बात करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में हम कौन कौन से एनिमल्स को रियर कर सकते हैं. आप सबको नहीं कर सकते. आप टाइगर या लायन को अपने यहाँ पे एज अ डोमेस्टिक एनिमल रखोगे क्या? नहीं. उनसे आपको कोई फूड प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है. तो ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें कुछ फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है, जिनकी रियरिंग करने से हमें कोई फायदा है, उन एनिमल्स को ही हम रियर करते हैं. अब वो एनिमल्स कौन कौन से हो सकता है? फर्स्ट आपको पता है कैटल्स, है ना? कैटल्स में क्या क्या आ जाएंगी? काउस, बफेलोज, है ना? इनसे आपको क्या मिल सकता है? इनसे या तो आपको मिल्क मिलता है, प्लस कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनको खेत में काम करने के लिए भी बुल्स या बफेलोज की जरूरत होती है. आपने देखा होगा ना बुलक कार्ट्स होती हैं, वो क्या कहते हैं? आगे बुल लगे होते हैं, पीछे कैसा कार्ट लगा होता है, उस कार्ट में आप सामान वगैरह रख दो, वो बुल जो होता है वो उसको स्ट्रेच करता है, आगे खींचता है और आपका जो सामान है वो ट्रैवल कर सकता है. ठीक है, तो जो कैटल्स होते हैं वो दो तरीके से यूज में आते हैं. एक, कोई भी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करना है उसके लिए, हल चलाना है या कुछ है तो उसके लिए हम कैटल्स यूज कर सकते हैं. इसके अलावा बेसिक इनका प्रोडक्ट होता है मिल्क. ठीक है, आपको पता है मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस, कैल्शियम होता है इसके अंदर, तो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए सुबह सुबह उठ के हम सब लोग दूध पीते हैं. तो दूध भी कहाँ से मिलता है? कैटल से.
अब नेक्स्ट होता है आपका पोल्ट्री। अब पोल्ट्री में क्या होता है, आपकी जितने भी एनिमल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बर्ड से रिलेटेड है या फिर जो एग्स ले करते हैं, उनको हम पोल्ट्री में रखते हैं। जैसे कि हेन, चिकन या फिर डक्स होती हैं, या कोई भी ऐसी बर्ड्स जो कि एग ले कर सकती हैं, उनको हम पोल्ट्री में रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फिशेस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिशेस हमें पता है बहुत ही प्रोटीन रिच सोर्स है, और ऐसे लोग जो कि मरीन एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वहां पे फिशेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं, तो फिशेस उनका एक मेजर फूड सोर्स है, तो फिशेस की भी रेयरिंग की जा सकती है। इसके अलावा हम बी कीपिंग कर सकते हैं, है ना, बीज को रेयर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे बीज तो स्टिक करती है ना, वो तो काट लेती हैं, तो उनको हम क्यों रेयर करेंगे? वो भले थोड़ी सी हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं, लेकिन ये जो बीज है ना, ये बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जनरेट करती हैं, जिसका एक मेजर फूड प्रोडक्ट है हनी। हनी बहुत सारी चीजों में डलता है, बहुत सारे उसके मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, तो बीज की भी कीपिंग फॉर अ ह्यूज प्रॉफिट की जाती है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली इन्हीं चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैटल रियरिंग, पोल्ट्री रियरिंग, फिश रियरिंग एंड बीज रियरिंग ये सब कैसे होता है, कौन कौन से आपको प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, और उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कैटल फार्म। अब मैंने आपको बताया ना, कैटल में बेसिकली बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, है ना, शीप भी आती हैं, गोट भी आती हैं, बफेलोज, काउस, बहुत सारे आते हैं। आज जो आपके सिलेबस में है हम वो डिस्कस करेंगे, विच इज काउस एंड बफेलोज। तो हम बेसिकली दो पैटर्न्स आज डिस्कस करेंगे, एक है हमारी काउस एंड द सेकेंड वन इज बफेलोज। अब जो लोग हैं वो बफेलोज और काउस को क्यों रियर करते हैं, आप सब जानते हो। काउस और बफेलोज बहुत सारी वजहों से रियर की जाती है। सबसे पहला रीजन है इसका मिल्क, क्योंकि काउ और बफेलो दोनों ही लार्ज क्वांटिटी में मिल्क जनरेट करती हैं। इन दोनों का मिल्क बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी बोन्स के लिए, और इनका जो लैक्टेशन पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड मतलब होता है कब तक ये मिल्क जनरेट कर रही हैं, तो वो भी काफी हाई होता है। ठीक है, काफी सालों तक ये दूध दे सकती हैं। प्लस इसके अलावा कुछ जगहों पर इनका मीट भी कंज्यूम किया जाता है ना, तो फॉर देयर मीट या लेदर पर्पसेस के लिए, लेदर बनाने के लिए भी इनकी जो स्किन होती है उसको यूज करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल पर्पसेस के लिए, मैकेनिकल मतलब फार्म पे काम करना है, हल चलाना है, या फिर कोई भी सामान इधर से उधर लेके जाना है, इन सारी चीजों के लिए भी हम काउज और बफेलोज को यूज करते हैं। अब क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमें काउज और बफेलोज का एक साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए ना। काउ का साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। अब आप बोलोगे कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक एक नाम दे दिया जाता है। जैसे आपका अपना कुछ नाम होगा, आपके पड़ोस वाले का कुछ नाम होगा, आपके मम्मी पापा का कुछ नाम होता है, जिसमें एक आपका फर्स्ट नेम होता है और एक आपका लास्ट नेम होता है। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया है, जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको एक एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है। उन्होंने कहा आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब उसी चीज के बारे में बात की जाए तो सब लोग एक ही टर्म यूज करें। अब हिंदी में गाय बोलते हैं, इंग्लिश में काऊ बोलते हैं। अगर मैं अमेरिका गई और मैं गाय को गाय ही बुलाती रहूंगी, तो मेरा जो साथ वाला काम करने वाला है उसको तो समझ ही नहीं आएगा ना, वो काऊ बोलेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। तो दीज साइंटिफिक नेम्स आर द कॉमन टर्म्स विच आर नोन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो काऊ का नेम है बोस इंडिका। बोस इसका जेनेटिक नेम है, जेनेरिक नेम कह सकते हैं, और इंडिकस इसका स्पीशीज नेम है। अब ये जो स्पीशी का नाम होता है ना, ये सबका अलग अलग होता है। काऊ की एक स्पीशी का नाम एक होगा, जैसे इंडिकस है, तो जितनी भी काऊ इंडिकस वैरायटी को बिलोंग करेंगी वो उसी स्पीशी की होंगी। दूसरी और कोई अगर स्पीशी आ गई तो वो डिफरेंट स्पीशी होगी। स्पीशी का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, मतलब कि रिप्रोडक्शन कर सके। एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ में रिप्रोड्यूस अगर कर सकता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये एक ही स्पीशी को बिलोंग करता है, और अगर नहीं कर सकता ना तो वो डिफरेंट स्पीशीज हो जाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल लो, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं, विच इज होमो सेपियंस, है ना, या होमो सेपियंस बोलते हैं। तो ये एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं। कोई भी अगर एक कंट्री का है, अगर वो दूसरी कंट्री में जाके किसी दूसरी कंट्री के व्यक्ति से शादी करता है, तो क्या वो बेबी बॉर्न नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है। तो दैट इज स्पीशी।
अगर एक ही स्पीशीज को कोई ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहे हैं तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दो अलग अलग स्पीशीज है, जैसे कि कैट ले लो, डॉग ले लो, डॉग ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैट और कैट कर सकती है, लेकिन क्या कैट और डॉग आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं। इवन इफ दे इंटरकोर्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसका मतलब कि वो उनके बीच में स्पीशीज का बैरियर है, ठीक है। तो स्पीशी मतलब वो वैरायटीज जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो काउ की स्पीशीज नेम ये है और उसका जेनेरिक नेम ये है। और बफेलो का नाम क्या है? ब्यूबालस, 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 ठीक है। इसमें ब्यूबालस जो है ये इसका जेनेरिक नेम है और ब्यूबालस जो है ये इसका स्पीशीज नेम है। तो आई होप आपको काउस की साइंटिफिक नेम और स्पीशीज क्या होता है ये पता चल गया होगा। अब काउस और बफेलोस की ब्रीड्स भी बहुत सारी होती हैं। अब आप बोलोगे कि ब्रीड क्या एक नया टर्म है। आप लोग जो भी डॉग लवर्स होते हो वो क्या करते हो? डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स सर्च करते हो, है ना। इसकी ये वाली ब्रीड अच्छी है, ये ब्रीड अच्छी है, ऐसा ऐसा। तो जब आप ब्रीड बोलते हो तो व्हाट डू यू मीन? डॉग तो सारे ही है ना, मतलब कि वो सारे के सारे एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं। स्टिल उनके अंदर कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। जापान के व्यक्ति और इंडिया का व्यक्ति दोनों का अगर आप फिगर देखो या आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, है ना, या फिर आप आईज देखो, आवाज देखो, सब कुछ कितना डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत अलग अलग है। स्टिल वो एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं लेकिन उनके कैरेक्टर्स अलग है ना। सिमिलरली दूसरे एनिमल्स में भी ऐसा होता है, एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं लेकिन उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट हो सकता है। तो जब डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं तब उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रीड्स। ब्रीड का मतलब होता है एक स्पीशी का एक पर्टिकुलर ग्रुप जिनके कैरेक्टर सिमिलर है। जैसे इंडियंस हैं, सारे इंडियंस के कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, तो मान लो हम एक ब्रीड हो गए। अमेरिकन के कैरेक्टर्स अलग है, वो एक ब्रीड हो गए। जापानीज के कैरेक्टर्स अलग है, वो एक ब्रीड हो गए। तो इसी तरीके से एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके कैरेक्टर्स एकदम एक जैसे होते हैं, उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और उनको कहते हैं कि ये एक ब्रीड है। दूसरे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, है वो काऊ ही, उसका जेनेरिक और स्पीशीज का नाम भी यही है, लेकिन स्टिल उनके बीच के कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट है जिनको हम ब्रीड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीड क्लियर हो गया। अब काउस और बफेलोस की अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो हम इनको टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट ब्रीड्स। अब ड्रॉट आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? जनरली हम ड्रॉट क्या बोलते हैं? सूखा पड़ जाना है, ड्रॉट होना। तो ऐसे काउस और बफेलोस जो कि सिर्फ सूखे काम के लिए यूज होते हैं। सूखे काम इन द सेंस जो भी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करना है, सामान उठाना, ले जाना, हल चलाना, कुछ भी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करना, वो जो ब्रीड्स होती हैं जो सिर्फ यही काम कर सकती हैं, वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उन्हें हम बोलते हैं ड्रॉट ब्रीड्स, ठीक है। सेकेंड होती है हमारी डेयरी ब्रीड्स। डेयरी तो आपको पता है, डेयरी से लोग सुबह सुबह जाके क्या करते हैं? दूध लेके आते हैं, है ना। तो डेयरी क्या है? मिल्क। तो सिमिलरली जो ऐसे काउस और बफेलोस हैं जो सिर्फ मिल्क के लिए यूज की जाती हैं, ऐसी ब्रीड्स जो सिर्फ मिल्क दे सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेयरी ब्रीड्स। और थर्ड होता है डुअल पर्पस ब्रीड्स। डुअल मतलब दोनों, है ना, जो ड्रॉट के भी काम आए और डेयरी के भी काम आए। ऐसी ब्रीड्स जिनसे आप मैकेनिकल वर्क भी परफॉर्म करवा सकते हो और वो मिल्क भी दे सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डुअल पर्पस ब्रीड्स। तो आप इनमें से कौन सी ब्रीड प्रेफर करोगे? ड्रॉट, डेयरी या डुअल पर्पस? डेफिनेटली डुअल पर्पस, क्योंकि इनका खर्चा कम आएगा। आप एक ही एनिमल को उतना ही खिला रहे हो, आप उससे 2 काम ले सकते हो। यहाँ पे आपको 2 अलग अलग एनिमल्स रखने पड़ेंगे जिनका खर्चा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ के भी जो फार्मर्स हैं, ये जो एनिमल हस्बेंड्री परफॉर्म करते हैं, वो भी क्या करते हैं? हम डुअल पर्पस ब्रीड ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब ये तो ब्रीड्स हो गई। इन ब्रीड्स में भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। तो अगर हम काउस की कुछ वेराइटीज की बात करें, कुछ काउस की इंडिजीनियस ब्रीड्स होती हैं। इंडिजीनियस एंड एक्सोटिक। इंडिजीनियस मतलब जो इंडिया की है, यही रहती हैं। एक्सोटिक मतलब ऐसी स्पीशीज जो फॉरेन में रहती हैं, उनको हम इंडिया में लाके और फिर उनको रियर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सोटिक जो बाहर की है, इंडिजीनियस जो इंडिया की ही होंगी, जो हमारी डोमेस्टिक है, ठीक है। अब काउस की कुछ इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, कौन कौन सी हैं? रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर। अब इनका ना डिटेल आपको नहीं जानना है,
कि कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, कितना मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। आप चाहो तो आप नॉलेज पर्पज के लिए याद रख सकते हो, आप चाहो तो आपको बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी रिफ्रेशर्स में इनके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, या आप गूगल भी कर सकते हो। लेकिन बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको नाम पूछ सकते हैं, है ना, कि आप 2 ब्रीड्स बता दो जो इंडिजिनियस काउस की हैं, 2 ब्रीड्स बता दो जो बफेलोज की हैं, है ना। तो ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें डिटेल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है। काउस की 3 वेराइटीज हमारे यहाँ मिलती हैं, रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर। सिमिलरली बफेलोज की भी 3 हमारे यहाँ मिलती हैं, बफेलोज की भी 3 वेराइटीज आपको यहाँ मिल सकती हैं। कौन कौन सी? मुर्रा, मेहसाना एंड सूरती। ठीक है, ये 3 नाम है, अगर आप इनको याद रख लोगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, काउस की 3 ब्रीड्स, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर। और बफेलोज की 3 ब्रीड्स, मुर्रा, मेहसाना, सूरती, मुर्रा, मेहसाना, सूरती। चाहो तो डिटेल्स पढ़ सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, और जानने की इच्छा हो तो, नहीं तो इतना सफिशिएंट है फॉर योर कोर्स। ठीक है, अभी हमने काउस और बफेलोज की इतनी सारी ब्रीड्स देखी। हर एक ब्रीड जो मिल्क प्रोड्यूस करती है ना, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। कुछ ब्रीड्स काफी ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और कुछ कम अमाउंट में। तो अब हमें क्या करना है, जो ब्रीड्स कम अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं उनका भी अमाउंट और क्वालिटी इंक्रीज करनी है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? बाय द ब्रीड इंप्रूवमेंट मेथड्स। ऐसी कुछ मेथड्स अप्लाई करके जिससे इनकी ब्रीड्स इंप्रूव हो और इनकी मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी इंप्रूव हो सके। अब कोई भी अगर एक एनिमल है तो वो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, अगर मिल्क प्रोड्यूस करेगा तो कितने टाइम तक करेगा? दिस इज कॉल्ड एज इट्स लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड, लैक्टोज वर्ड जो है किससे आया है ना? मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, तो वो लैक्टिक एसिड से ही क्या बना है? लैक्टेशन पीरियड मिल्क के लिए होता है। तो एक एनिमल कब से कब तक मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है? लाइफ टाइम तो नहीं कर सकता, जितना टाइम वो मिल्क प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो कैटल्स जब एक यंग वन को प्रोड्यूस करती हैं, उसके बाद से वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। उस समय से लेकर नेक्स्ट यंग वन को बर्थ देने तक एक कैटल कंटिन्यूअसली मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन द बर्थ ऑफ फर्स्ट यंग वन टू दी सेकेंड यंग वन, इसके बीच का जो पीरियड होता है जब तक मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है, इस पीरियड को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो जब हम ब्रीड्स को इम्प्रूव करेंगे तो उसमें हमारा बेसिक मोटिव क्या होगा कि हम लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज कर सकें। ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होगा तो हमें ज्यादा मिल्क मिलेगा, है ना। जैसे मान लो कोई एक कैटल थी जो कि 3 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी और 4th मंथ में जाके उसका मिल्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाता था। हम क्या करें, हम इसको थोड़ा सा और एनहांस करते हैं। 3 की जगह अगर 4 मंथ्स तक होने लगे, 4 मंथ्स तक मिल्क आने लगे, तो क्या होगा? हमें 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा ना मिल्क। इसी तरीके से हम लैक्टेशन पीरियड अगर इंक्रीज करते हैं, है ना, तो हम अपनी ब्रीड की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंज को हम टॉलरेट कर सकें। हमारा क्लाइमेट डे बाय डे कितना चेंज हो रहा है, तो ऐसे एनिमल्स जो क्लाइमेटिक चेंज को टॉलरेट कर सकें, डिजीजेस से रेजिस्टेंट रहें, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। इसके अलावा उनका एक प्रॉपर एज हो रिप्रोडक्शन करने का, है ना। कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं जो कई सालों तक अगर रिप्रोड्यूस ही ना करेंगे तो फिर वो मिल्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे? मिल्क का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? जब बेबी बॉर्न होता है, बेबी के बॉर्न होने के बाद ही मिल्क आना स्टार्ट होता है। तो एक प्रॉपर एज को रिप्रोडक्शन करने की, है ना, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं जब भी हम एक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ब्रीड को इम्प्रूव करना है तो हमें ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब किसी भी ब्रीड को इम्प्रूव करना है तो इसके लिए एक मेथड होती है विच इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जैसे हम प्लांट्स में कर रहे थे ना, अपन प्लांट्स में क्या करते थे? 2 प्लांट्स होते थे, दोनों प्लांट्स में कुछ कुछ एक कैरेक्टर होता था जो हमें चाहिए होता था, और कुछ उसमें कैरेक्टर्स होते थे जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे? उन 2 प्लांट्स को क्रॉस करवाते थे। क्रॉस करवाने के बाद में क्या होगा? जो नया बेबी बॉर्न होगा उसमें उन दोनों प्लांट्स के जो यूजफुल कैरेक्टर्स हैं वो आने चाहिए। जो यूजफुल नहीं है उसको हम ट्रांसमिट होने नहीं देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। सिमिलरली एनिमल्स में हम करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करवाना, ब्रीड करवाना, नए यंग वन को बर्थ दिलवाना।
सिलेक्टिव मतलब आप सिलेक्टिव रहोगे अपने कैरेक्टर्स को लेके। मान लो आपके पास 2 काउस की ब्रीड है, एक काउ की ब्रीड है जो बहुत हेल्दी है, दूसरी काउ की ब्रीड है जो मिल्क ज्यादा अच्छा दे पाती है। एक है जो मिल्क अच्छा नहीं दे पाती, दूसरी है जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि उनका जो बेबी हो वो स्ट्रांग भी हो और वो मिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस करे, उसका लैक्टेशन टाइम भी ज्यादा हो। तो हम इन दोनों ब्रीड्स को अगर क्रॉस करवाएं, इनकी ब्रीडिंग करवा दें, तो क्या होगा, हमें ऐसा यंग वन मिल सकता है जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हों। दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। आप ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास एनिमल्स को, फिर उसमें से आप कोई 2 एनिमल सिलेक्ट करते हो, फिर आप उनकी ब्रीडिंग करवाते हो, जिससे उनका जो यंग वन बनेगा उसमें सारे यूजफुल कैरेक्टर्स होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग 2 तरीके से होती है, एक होती है नेचुरली, है ना। नेचुरली मतलब एक मेल है एक फीमेल है, दोनों आएंगे आपस में इंटरकोर्स करेंगे और फिर वो एक यंग वन को बर्थ देंगे। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस जो मोस्टली एनिमल्स करते हैं। या तो खुद करें या हम उनको बोलें कि जाओ तुम दोनों करो, है ना, दोनों को साथ में रख दें ताकि वो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकें। दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन एक वर्ड दिख रहा है आपको, सीमेन, ठीक है। तो आपको पता है जो मेल्स होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, विच इज कॉल्ड एज सीमेन। सीमेन लिक्विड प्लस स्पर्म्स इज कॉल्ड एज सीमेन। तो इंसेमिनेशन में क्या करोगे आप एक मेल सेलेक्ट करोगे जिसके कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उसका सीमेन एक्सट्रैक्ट करोगे उसकी बॉडी में से, वो सीमेन लेके आप एक फीमेल की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दोगे, ठीक है। एक नेचुरल मेथड थी कि वो दोनों आपस में इंटरकोर्स करें, उससे बेबी हो। आर्टिफिशियल मेथड में हम करते हैं, हम एक मेल सिलेक्ट करें, उस मेल का सीमेन रिमूव करें, उस सीमेन को किसी फीमेल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें ताकि एक बेबी बॉर्न हो सके। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियली कर रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रहा है। तो ये 2 मेथड्स हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग की, जिससे कि हम एक हेल्दी और ज्यादा मिल्क ईल्ड करने वाला एक एनिमल बॉर्न करवा सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्योंकि लैब्स में होता है ना, इसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया। हम कोई भी एक मेल सेलेक्ट करेंगे, उस मेल में से जो उसका सीमेन है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस एक्सट्रैक्टेड सीमेन को किसी फीमेल के अंदर उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें इंसर्ट करेंगे ताकि स्पर्म ओवम फ्यूज हो और फिर एक नया बेबी बन सके, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपने गलत कैरेक्टर्स वाले को मिक्स कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, जो आपका यंग वन है वो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। जो यंग वन प्रोड्यूस होने वाला है ना, उसमें वो कैरेक्टर्स नहीं आएंगे जो हमें चाहिए। तो पहला प्रिकॉशन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेल और फीमेल को सिलेक्ट करते टाइम। इसके बाद जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो उस टाइम में भी आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरियल अटैक हुआ, वायरल अटैक हुआ तो बेबी में डिजीजेस ट्रांसमिट हो सकती हैं, है ना। तो आपको क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होने चाहिए, उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो सीमेन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो सीमेन हेल्दी होना चाहिए, उसमें वो प्रॉपर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो हम अपने बेबी में या जो अपना जो यंग वन होगा उसमें देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट कि आप जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए बुल चूज करते हो, है ना, उस बुल को सबसे पहले तो आप एक हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन वाले एरिया में आप रखते हो उसको बहुत टाइम तक, सो दैट वो उस हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए फाइट करता है। उसके जो भी सेल्स हैं वो इवॉल्व होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और फिर वही सीमेन जब आप निकालते हो तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हेल्दी सीमेन आपको मिलता है। प्लस इसके अलावा जो भी आपने बुल रखा था आप उसको हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हो ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन या डिजीजेस ना हो। इसके बाद जो भी आपने सीमेन लिया, इस सीमेन से, क्योंकि इसके अंदर आपके डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, तो आप डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला अपना बेबी को बॉर्न करवा सकते हो। नेक्स्ट, ये काफी चीपर होता है क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बुल लेना है, उस एक बुल से आप बहुत सारे सीमेन कलेक्ट कर सकते हो और एक सीमेन से आप बहुत सारी काउस को इम्प्रेग्नेट कर सकते हो। मतलब आपने थोड़ा सा सीमेन लिया, एक स्पर्म काफी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो आपने उस सीमेन से आपने बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ काउस में इम्प्रेग्नेट कराया तो आपको बहुत सारे यंग वंस मिल सकते हैं। आपको बहुत सारे बुल्स को पालने की जरूरत नहीं है,
1 bull is sufficient। जबकि नेचुरल मेथड से ऐसा नहीं कर सकते। नेचुरल मेथड में एक बुल बहुत सारे काउस को इम्प्रेग्नेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक एडवांटेज ये हो गया। इसके अलावा सीमेन को आप रिमोट प्लेसेस में भी भेज सकते हो। मान लो अगर मेरे पास सीमेन रखा हुआ है, कोई मुझे कहे कि आप थोड़ा सा सीमेन हमारे पास भेज दीजिए, तो आई कैन इजिली ट्रांसपोर्ट इट। लेकिन अगर एक बुल को बोलेंगे कि भेज दो, तो बुल को भेजना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी सीमेन का बहुत ईजी होता है। और एक बार अगर आपने एक हाई क्वालिटी सीमेन ले लिया, अब आप उसको कितनी भी बार यूज कर सकते हो, तो आपके पास हमेशा एक हाई क्वालिटी सीमेन होता है। लेकिन बुल एक हाई क्वालिटी का आपके पास हमेशा हो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि एक बार उसने सरवाइव कर लिया, उसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हो गई। आप हर बुल के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, तो आपके पास एक हायर क्वालिटी बुल हमेशा हो ही जरूरी नहीं है। और ये जो मेथड है ये बहुत रिलायबल मेथड है, हाइजीनिक मेथड है। इससे आपका जो बेबी है ना, उसमें कोई भी डिजीजेस ट्रांसफर नहीं होंगी। इसके अलावा इससे जो फर्टिलाइजेशन होगा ना, वो एक्यूरेट होगा और चांसेस भी हाई होते हैं। जबकि नेचुरल से फर्टिलाइजेशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से फर्टिलाइजेशन इज लाइक 99% पॉसिबल रहता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ टेक्निक टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ काउज एंड बफेलोज। आई होप आपको कैटल फार्मिंग इतना क्लियर हो गया होगा। अब जब भी आप किसी एक एनिमल को, एक कैटल को रियर कर रहे हो, काउस बफेलोज को, तो आपको बहुत सारी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ध्यान में रखनी होती है। फार्म मैनेजमेंट मतलब फार्म पे जितने भी आपके एनिमल्स हैं, आपको उनको मैनेज करना है। मैनेज इन द सेंस आपको उनको मेंटेन करना है, उनका मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, क्लीन होने चाहिए, उन्हें कोई डिजीजेस नहीं होनी चाहिए। एक को अगर कोई डिजीज हुई है तो आपको उसको आइसोलेट करके रखना चाहिए ताकि वो डिजीज दूसरों में स्प्रेड ना हो। उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छा खाएंगे तभी वो हेल्दी रहेंगे, आपकी हेल्प कर सकते हैं। और प्लस मिल्क भी तभी ज्यादा प्रोड्यूस होगा जब उनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी। अब क्योंकि आपके पास 2 ब्रीड्स होती हैं, एक होती है आपकी मिल्क ब्रीड्स या मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स आप कह सकते हो, या डेयरी ब्रीड होती है, और एक होती है ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट तो आपको पता है मैकेनिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के काम आती है। मिल्क जो होती है ये मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों के काम अलग अलग हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती है। जो न्यूट्रिशन इसको चाहिए और जो न्यूट्रिशन इसको चाहिए ना, ये दोनों डिफरेंट होंगे। इनको जो एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए वो भी डिफरेंट होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एनिमल मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको आप खाने में क्या क्या दोगे, क्योंकि मिल्क के कंपोनेंट्स अलग होते हैं। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स का जो खाना होगा उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब कितने कितने क्वांटिटी में होने चाहिए, वो ड्रॉट एनिमल से अलग होता है, ठीक है। तो आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स स्टडी करके ये पता करना होगा कि किस एनिमल को आपको कितनी कितनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स देनी है। अच्छा, जो आप खाने में देते हो उसे हम कहते हैं फीड, ठीक है। जो भी आप खाने में दे रहे हो दिस इज कॉल्ड एज फीड। तो इनका फीड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितने क्वांटिटी में होंगे ये आपको पता होना चाहिए। प्लस जो आप इन्हें फॉडर प्रोवाइड कर रहे हो या आप उनको जो सीरियल्स दे रहे हो, उन सीरियल्स में ये न्यूट्रिएंट्स कितने क्वांटिटी में है, कितने नहीं है, ये भी आपको पता होगा। तभी आप उनको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। प्लस इनको जो आप शेल्टर्स दे रहे हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस जिनमें आप इन्हें रख रहे हो, है ना, इनसे आप कितना काम करवा रहे हो, कितना मिल्क निकलवा रहे हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक ड्रॉट एनिमल है, मान लो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप उससे काम करवाओगे तो वो बीमार पड़ जाएगा और पता चला कि वो आगे आपकी हेल्प ही नहीं कर पाया। तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना होता है। प्लस डिजीजेस से आपको इनको बचाना होता है। बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, कुछ पैरासिटिक डिजीजेस होती हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं। तो आपको उनको इन डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि किसी एक को डिजीज है, आपने ध्यान नहीं दिया, वो सब में वो डिजीज इन्फेक्ट हो गई, सब में फैल गई, तो इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे एनिमल्स बीमार पड़ सकता है, तो आपको लॉस होगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना पड़ता है। जिन शेल्टर्स में आप उन्हें रखते हो वो शेल्टर स्लोपी होने चाहिए, थोड़े से स्लोपी होंगे तो क्या होगा, उसकी क्लीनिंग इजी होगी, है ना। अगर आप थोड़ा नॉर्मल बना दोगे तो उसमें से पानी निकालना डिफिकल्ट होगा। हल्के से स्लोपी होंगे तो ऊपर पानी डालोगे सब कुछ बह के नीचे चला जाएगा। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एनिमल्स रियर करते हैं, उनको पता होता है, जिससे हम कहते हैं फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें आप इनके खाने का, पानी का, शेल्टर का, मेडिसिन का, डिजीजेस का, सबका ध्यान रखते हो।
अब इनकी डिजीजेस जो होती है ना वो भी बहुत टाइप की होती हैं। पैरासिटिक जैसे मैंने बताया, किसी पैरासाइट के इन पे अटैक करने से। पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल पैरासाइट होता है जो बाहर से अटैक करता है, एक इंटरनल पैरासाइट होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स में अटैक करता है। तो आपको उन दोनों से ही प्रोटेक्ट करना होता है कि पैरासाइट की वजह से इन एनिमल्स को बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। प्लस कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जो कि पैरासाइट से ना होकर बैक्टीरियल और वायरस होती हैं। ठीक है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। पैरासिटिक डिजीजेस में आपकी लाइस, फ्लीज, लीच ये सब आ सकती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस में फूट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, ऐसी डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। तो आपको हर डिजीजेस से प्रोटेक्ट करके रखना है। आई होप आपको इतना पार्ट कैटल फार्मिंग पे क्लियर हो गया होगा। ना नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है हमारी पोल्ट्री फार्मिंग। इस फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम जितने भी पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं उनको रियर करते हैं। पोल्ट्री एनिमल्स में जितने भी हमारे एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि डक्स, चिकन, हेन्स, पिजन्स, टर्कीज, गीज, ये सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब पोल्ट्री में भी आपके बेसिकली दो तरीके के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं जो एग ले करते हैं, जिनका एग को आप खा सकते हो। दूसरा होता है जिनका मीट टेक करते हो। ठीक है, मीट इनटेक करना, और दूसरा होता है एग इनटेक करना। तो जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेयर्स। ठीक है, लेयर्स आर दी पोल्ट्री एनिमल्स विच लेज एग्स, है ना, जो एग ले करते हैं और उनका एग आप यूज कर सकते हो। दूसरे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली उनका मीट ईट करते हो, जैसे चिकन मीट होता है, डिफरेंट एनिमल्स का मीट भी ईट किया जाता है। तो जो एग ले नहीं करते, ये कम क्वांटिटी में करते हैं, जिसका ज्यादा यूज नहीं होता है, जिनका मीट ज्यादा यूज में आता है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं ब्रॉयलर्स। अब क्योंकि लेयर्स और ब्रॉयलर्स दोनों हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, है ना, ये एग देते हैं, इनमें प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा होता है। ब्रॉयलर्स मीट देते हैं, इस मीट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है ना। इसका जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है वो 20 to 30 वीक्स का होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 to 7 वीक्स का ही होता है। मतलब लेयर्स को 20 to 30 वीक्स तक रियर किया जाता है। जब ये एग ले करने के लिए तैयार हो जाते हैं तब ये एग देते हैं और फिर उस एग को हम यूज कर सकते हैं। जबकि जो ब्रॉयलर्स होते हैं ना वो 6 to 7 वीक्स में ही बड़े हो जाते हैं, उनका मीट मतलब खाने लायक हो जाता है, उनको इतने देर तक रोकने की जरूरत नहीं है। प्लस इन दोनों की फीडिंग हैबिट्स भी अलग अलग होंगी। जो लेयर्स होते हैं इनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत ही कैलकुलेटिव होना चाहिए। कोई भी न्यूट्रिएंट एक्सेस में या कम क्वांटिटी में नहीं दिया जाना होता है। सिमिलरली जो बॉयलर्स हैं इनका जो फूड होता है वो विटामिन ए और के में रिच होना चाहिए। तो ऐसे इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, इनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। जो इनका शेल्टर होगा जहाँ पे बहुत सारे चिकन वगैरह रहेंगे वो भी अलग अलग होता है। ब्रॉयलर्स में आपको बहुत स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर ग्रो नहीं कर पाती कोई चिकन का साइज अच्छा नहीं हो पाता। ये कंपटीशन रहता है, बहुत सारे चिकन रहेंगे तो वो भी आपको नंबर्स भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जब आप एक लेयर और ब्रॉयलर को अपने साथ में रियर करते हो। अब जो आपकी पोल्ट्री है उनकी भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, मतलब उनकी भी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, है ना। इनकी ब्रीड्स भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होती है देसी और आप कह सकते हो इंडिजीनियस। दूसरी होती है एक्सोटिक, मतलब जो फॉरेन की होती है, और तीसरी होती है मिक्स्ड कैसे बनाओगे आप, दोनों को ब्रीड करवा के, देसी और एक्सोटिक, है ना। एक देसी ले लिया, एक एक्सोटिक ले लिया, इन दोनों को ब्रीड करवाया, इससे जो मिक्स्ड बना उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होगी। तो क्रॉस ब्रीड या मिक्स ब्रीड होता है, एक देसी होता है और एक एक्सोटिक होता है। देसी में कौन कौन सी ब्रीड्स आती है आपकी, असील, चित्तागोंग, घाघस एंड गुस्सा। ठीक है, तो ये कुछ 4 नाम हैं जिनके नाम आपको अच्छे से याद रखने होंगे। देसी वेराइटीज हैं असील, चित्तागोंग, घाघस एंड बसरा। ठीक है, ये 4 नाम है। इसके अलावा एक्सोटिक में आपके होते हैं व्हाइट लेगहॉर्न एंड रोड आइलैंड रेड। ठीक है, ये 2 वेराइटीज हैं जो आपकी एक्सोटिक की होती है, जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, याद कर लेते हैं। देसी में असील, चित्तागोंग, घाघस, बुसरा। असील, चित्तागोंग, घाघस, बुसरा। एक्सोटिक में व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड। व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड। व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड।
ठीक है ना। मिक्स में हमारी आ जाएंगी HH260, IBL 80, इस तरह की कुछ ब्रीड्स हैं जो मिक्स है। तो ये हमारी किसकी, चिकन की ब्रीड्स हैं। कुछ हमारी फाउल्स हैं, इनकी ब्रीड्स हैं देसी, असील, चित्तागोंग, हार्गस बुसरा, एक्सोटिक, व्हाइट लेगहॉर्न एंड रोड आइलैंड रेड। मिक्स में HH260, IBL 80। ये ना सिर्फ 1-1 लाइनर्स में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, या आपसे 1-1 मार्क में पूछ सकते हैं कि गिव द नेम ऑफ 2 एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ फाउल्स, गिव द नेम ऑफ 2 इंडिजिनियस स्पीशीज ऑफ काउस। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक 2-2 मार्क में आ जाता है, तो वरना आप छोड़ दोगे तो क्या ही मतलब है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा 3-4 बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे नाम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिवोल्यूशन होते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन क्रॉप के लिए, येलो रिवोल्यूशन ऑयल के लिए, है ना, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क के लिए। सिमिलरली ये जो हमारे लेयर्स हैं जो कि एग देते हैं, इस एग के लिए जो रिवोल्यूशन हुआ था उसको बोलते हैं सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर व्हाइटिश कलर के होते हैं, थोड़े से शाइनिंग सिल्वरिश कलर के, इसलिए शायद इसको बोलते हैं सिल्वर रिवोल्यूशन, ठीक है। ये भी 1 मार्क में पूछ सकता है। तो एग्स का जो रिवोल्यूशन है कि एग की क्वालिटी क्वांटिटी को एनहांस करने के लिए जो रिवोल्यूशन आया था उसका नाम क्या था, सिल्वर रिवोल्यूशन। अब इनका भी बाकी जो फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो कैटल्स की तरह ही रहेंगी, है ना। इनको भी प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर एयर, प्रॉपर फीड, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर पानी, है ना, और जो आसपास की सफाई वगैरह होती है वो भी सब कुछ इनकी बहुत अच्छे से देखनी पड़ती है। इनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इनमें भी क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। एक एक्सोटिक स्पीशी है, मान लो इसकी जो एग लेइंग कैपेसिटी है काफी अच्छी है, एक का मीट बहुत अच्छा है, तो आप क्या करो, दोनों को ब्रीड कराओ। जो नया एनिमल आएगा वो हो सकता है कि एक एनिमल था जो एक वीक में 10 एग्स दे रहा था, और हो सकता है कि दूसरा वाला जो वो एक वीक में 200 एग्स दे सकता, है ना। तो हम क्या करें, क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं बाय क्रॉस ब्रीडिंग। तो ऐसे हम अपने पोल्ट्रीज की भी वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस इनकी भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, है ना, तो इनकी भी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए आप बहुत सारी वैक्सीनेशन, सैनिटेशन प्लस डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हो। अगर किसी एनिमल को मान लो कोई डिजीज हो गई है तो उसको आप आइसोलेट करके रखो ताकि वो दूसरों में ये ना पहुंच जाए। नेक्स्ट हमारा है फिश प्रोडक्शन। फिशेस आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिशेस के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो बेसिकली ये जो फिश है इसको ईट करते हैं, इनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो काफी अच्छे से फुलफिल हो सकती है। जो ऐसे लोग हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वहां पे फिशेस बहुत ज्यादा नंबर में मिलती हैं, और उनका एक बेसिक जो फूड का सोर्स है वो क्या है, फिशेस ही है। फिशेस की रेयरिंग बहुत सारी वजहों से की जाती है। एक तो ये बहुत प्रोटीन रिच सोर्स है इसलिए तो करते हैं, फूड रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। प्लस इनका जो लिवर ऑयल होता है ना, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनके लिवर ऑयल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, तो इन न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इनकी रेयरिंग की जाती है। अब अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशरीज जो होती है ना, फिश को कलेक्ट करना 2 तरीके से होता है। एक होती है आपकी फिन फिशरी, ठीक है, और दूसरी होती है शेल फिशरीज। एक फिन फिशरीज एंड एक शेल फिशरी। फिन में क्या करते हो आप, मैनेजमेंट कल्चरिंग ऑफ द फिशेस व्हिच हैज फिन्स। जो बोनी या कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जिनकी फिन्स होती हैं, और उनका जो आगे का स्किन होता है उस पार्ट को आप ईटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिन फिशरीज। दूसरा होता है शेल फिशरीज। ऐसी फिशेस जिनकी फिन्स तो नहीं होती हैं, वो शेल के बने होते हैं, उनका जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जैसे कि कुछ क्रुस्टेशियंस हो गए, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, ये सब के शेल्स काम आते हैं, इनको भी ईट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं शेल फिशरीज। ठीक है, ये 2 टाइप की मेन फिशरीज है ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेथड कि आप किस मेथड के थ्रू फिशिंग कर रहे हो, वो भी 2 तरह की होती है। एक होती है कैप्चर फिशरी, ठीक है, एक होती है कैप्चर फिशरी, और एक होती है कल्चर फिशरीज। ठीक है, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता होगा। कैप्चर करना मतलब पकड़ना। ऑलरेडी कुछ फिशेस हैं जो आपके मरीन सी वाटर में, सी में, ओशंस में या फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स में आपको फिशेस मिलती हैं। आप मछुआरे हो, आप जाते हो, आप फिश नेट डालते हो, उनको पकड़ते हो और फिर आप उनको बेच देते हो। दिस इज कॉल्ड एज कैप्चर फिशरीज। इसमें आपको फिशेस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि उनको खाना देना है या कुछ करना, नहीं, वो अपने आप खुद ग्रो कर रही है, बस आप उनको पकड़ रहे हो और उनको बेच रहे हो।
लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप इसमें वैरायटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, ना ही आपको ये पता होता है कि इसके अंदर कितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। आपने तो बस फिश पकड़ी और बेच दी। दिस इज कॉल्ड एज कैप्चर। दूसरा होता है कल्चर फिशरीज। अब कल्चरिंग करना मतलब प्रॉपर रियर करना। आप पूरा एक ऐसा लैंड बनाते हो, फार्म लैंड होता है, उसमें टैंक्स बने होते हैं बड़े बड़े, उसमें पानी भरते हो, उसमें आप फिशेस को रियर करवाते हो। इसमें आपको पूरी चीजें को मैनेज करना होता है, मतलब आपको इनका फूड रिक्वायरमेंट देखना है, डिजीजेस से उन्हें प्रोटेक्ट करना है, इनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कल्चर फिशरी बहुत टाइम लेती है, आपको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, दिस इज आवर कल्चर फिशरी। अब जब आप एक फिश को रियर करवाते हो, उसको ब्रीड करवाते हो, उसका पूरा खाने का ध्यान रखते हो, मैनेज करते हो, दिस मेथड इज कॉल्ड एज पिसीकल्चर। पिसीकल्चर या फिर हम इसको एक्वा कल्चर भी बोलते हैं, है ना। एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो वाटर में एनिमल्स की कल्चरिंग इज कॉल्ड एज एक्वा कल्चर। पिसी जो वर्ड है वो फिशेस के लिए है, तो फिशेस की रियरिंग करना, उनको ब्रीड करवाना, उनका ध्यान रखना, उन्हें मैनेज करना, ये पूरी प्रोसेस जो साइंस की ब्रांच में डील की जाती है, दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज पिसीकल्चर। आई गेस आपने पहले भी सुना होगा। तो कल्चरिंग में पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर जनरली सबके लिए आ जाता है। एक्वाकल्चर में आप प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स इनको भी रियर करवा सकते हो चारों को। पिसीकल्चर में जनरली हम फिशेस से ही डील करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको ये पता है कि जो फिशेस होती हैं वो दो तरीके के वाटर्स में मिलती हैं बेसिकली। एक या तो आपका सी वाटर होता है और एक फ्रेश वाटर होता है। तब ऑन द बेसिस ऑफ किस वाटर में आपकी फिशेस मिल रही हैं, ऐसे भी आपकी फिशेस 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। पहली होती है आपकी मरीन फिशरीज। मरीन, इसमें आप सॉल्ट वाटर फिशेस जितनी भी होती हैं, ऐसी फिशेस जो आपको सीज या ओशन में मिलती हैं, उनकी फिशिंग करते हो आप। उनके आप कल्चरिंग भी कर सकते हो, उनको कैप्चर भी कर सकते हो, दोनों मेथड होती हैं, लेकिन आप उसको बोलते हो मरीन, जो सॉल्ट वाटर में। सेकेंड होती है आपकी फ्रेश वाटर, जो कि पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, रिवर्स, इनमें जो फिशेस मिलती हैं, जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं, उसको आप बोलते हो फ्रेश वाटर फिशरीज। दूसरा होता है आपका लास्ट वन इज ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर, अभी ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जो स्लाइटली सॉल्टी हो। मरीन वाटर इज हाई सॉल्ट, ठीक है, फ्रेश वाटर में बिल्कुल सॉल्ट नहीं होता। ब्रैकिश वाटर में फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज्यादा, मरीन से कम स्लाइट सॉल्टी वाटर जो होता है, जो आपको एस्चुरीज में, लगून्स में मिलता है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं उनके आसपास जो वाटर कलेक्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है। तो उस वाटर में अगर आपको कोई फिशेस मिलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर फिशरीज। ठीक है, तो हमने फिशरीज जो है वो हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में पढ़ी। एक ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल कौन सा आप ले रहे हो, तो फिन फिशरीज, शेल फिशरीज। एक मेथड, किस तरीके से आप फिशरी कर रहे हो, कैप्चर और कल्चर। और थर्ड वन कि किस पानी से आप फिशेस निकाल रहे हो, मरीन, फ्रेश एंड ब्रैकिश। अब मरीन जो होती है ये क्या होता है, आपका लैंड से बाहर वाला पार्ट होता है पूरा, सीज और ओशन में। फ्रेश और ब्रैकिश वाटर जनरली आपको अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही लैंड में मिलता है, इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। इनलैंड मतलब लैंड के अंदर। सी और ओशन तो ऑब्वियसली जैसे हमारी कंट्री है तो सी और वाटर फिशरीज आपको यहाँ मिलेगी कहीं पर, है ना। लेकिन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर आपको कहीं ना कहीं यही मिलेगा। यहाँ पे जो रिवर्स, पॉन्ड्स हैं या कुछ एस्चुरीज हैं वो आपको अपने लैंड के अंदर मिलेंगी। दैट्स व्हाई हम इसे बोलते हैं इनलैंड फिशरीज, इन दोनों को मिला के। ठीक है, तो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी मरीन फिशरीज हैं उसमें कौन कौन सी फिशेस आ जाती हैं, जैसे ट्यूना, मैक्रेल्स, हिल्सा, सैल्मन, ऐसी बहुत सारी फिशेस हैं जो या तो आप मरीन या सी वाटर से डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप कल्चरल टैंक्स बना सकते हो और फिर आप उसमें उनकी कल्चरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्वा कल्चर। मैंने आपको बताया ना, एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर में जितने भी एनिमल्स आप रियर कर सकते हो वो सारे के सारे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसमें लॉबस्टर, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेस, जितने भी वाटर वाले एनिमल्स होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मरीन वाटर हो। तो एक्वाकल्चर बेसिकली आपका 2 टाइप का होता है, एक फ्रेश वाटर भी होता है और एक मरीन वाटर भी होता है। मरीन वाटर को आप मैरीकल्चर भी बोलते हो, ठीक है, मरीन प्लस कल्चर तो मैरीकल्चर भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज इनलैंड फिशरीज। तो इनलैंड मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर भी होता है और क्या होता है, ब्रैकिश वाटर भी होता है।
अब फ्रेश वाटर में रिवर फिशरीज भी हो सकती है ना, इसके अलावा पॉन्ड फिशरी हो सकती है, लेक फिशरी हो सकती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा फ्रेश वाटर सोर्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इस टाइप की फिशरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिट फिश कल्चर। अब बेसिकली नॉर्मली जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स मेथड यूज करते थे उसमें आप क्या करते थे, एक पॉन्ड में एक ही टाइप की फिश को रखते थे। जब आप कल्चरिंग करते हो, खुद आप टैंक्स बनाते हो, उनमें फिशेस रखते हो, तो आप एक बार में एक फिशेस यूज करते थे, इसे हम बोलते थे मोनोकल्चर। बट इससे क्या होता है, ईल्ड बहुत कम होती है, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स आपके बन पाते हैं। कॉम्पोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, कॉम्पोजिट मतलब क्या, ग्रुप कर देना, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को साथ में रखना, इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट फिश कल्चर। इसको हम पॉलीकल्चर भी बोलते हैं, बिकॉज आप इसमें क्या करते हो, आप सिर्फ एक वेराइटी को रियर नहीं करते, आप दो या दो से ज्यादा वेराइटीज को साथ में रियर करते हो। और ये देखा गया है कि जब आप दो या दो से ज्यादा वेराइटीज को साथ में रखते हो ना, तो आपका जो यील्ड है वो काफी ज्यादा हो जाती है। मतलब हो सकता है कि एग्जाम्पल ले लो, पहले अगर आप मोनोकल्चर में 10 फिशेस बना पा रहे थे, तो कॉम्पोजिट में हो सकता है आप 100 to 200 फिशेस बना पाओ। तो एक काफी हाई आपको यील्ड मिलती है अगर आप 2-3 फिशेस को साथ में रखते हो। अब 2-3 फिशेस को जब आप साथ में रखोगे तो क्या चीज ध्यान में रखोगे, ऐसा नहीं कि दोनों की रिक्वायरमेंट सेम और दोनों को साथ में रख दिया, तो फिर तो वो फाइट करेंगे, है ना, कंपटीशन हो जाएगा उनके बीच में और फिर वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम 2 या 2 से ज्यादा फिशेस ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये मेरा पॉन्ड है, इसमें 3 फिशेस रखी है मैंने। अब एक फिश जो है ना उसको ऊपर रहना पसंद है तो वो ऊपर ऊपर रहेगी, एक फिश को मिडिल में रहना पसंद है वो मिडिल में रहेगी, दूसरी टाइप की फिशेस को नीचे रहना पसंद है तो वो नीचे रहेगी, नीचे वाली ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर वाली नीचे नहीं आएगी, सबको अपना अपना स्पेस मिल रहा है ना। अब मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों फिशेस को हटा दो, सिर्फ ऊपर वाली जो फिशेस हैं वही रहती, तो नीचे का तो स्पेस जो है हमारा वो फालतू जाता ना, वेस्ट होता। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास रिसोर्स था, इतना ही पानी था, उस पानी में हमने ऐसी 3 फिशेस सिलेक्ट करी जिनकी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, प्लस इनकी ईटिंग हैबिट्स भी एक दूसरे से अलग हो, ताकि जो भी आप खाना डालो उसके लिए भी इसमें इनके बीच में कोई फाइटिंग ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, उतने ही एरिया में ज्यादा अमाउंट ऑफ फिशेस ग्रो कर सकते हो बजाय मोनोकल्चर के। सो दिस इज अ न्यू मेथड ऑफ कॉम्पोजिट फिश कल्चर, जिसको आजकल हमारे जितने भी किसी कल्चर करने वाले लोग हैं इसको जनरली अप्लाई करते हैं। अब इसके अलावा फिशेस को भी अब हमें इम्प्रूव कराना है। तो एक तो हमने देखा क्वांटिटी कैसे इम्प्रूव करा सकते हैं, बाय कल्चरिंग मोर देन 2 स्पीशीज एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही कर सकते हैं। दूसरा, हम इनमें भी क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं, है ना, इनकी जो हैचलिंग्स होती हैं, छोटी छोटी जो फिशेस बनती हैं या इनके जो एग्स जनरेट होते हैं, इनके भी नंबर और क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय क्रॉस ब्रीडिंग। जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, एक स्पीशी है उसमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं, उसको दूसरी स्पीशी से क्रॉस कर दिया, दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स होके जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स वाले होंगे। तो ऐसे ही वैरायटी इम्प्रूवमेंट ऑफ फिशेस में भी सेम मेथड से कर सकते हैं। ना अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ एनिमल रियरिंग है विच इज बी कीपिंग। बी से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हनी, वैक्स, प्रोपोलिस, बहुत सारी मेडिसिन, प्लस उसका जो पॉइजन होता है वो आपको बहुत सारी चीजें बीज में से मिलती हैं। तो इसलिए बीज की रियरिंग करना भी आजकल एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, एक तरीके से हम कह सकते हैं बिजनेस बन गया है, जिससे कि आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। अब जो बीज होती है इनकी रियरिंग को आप कहते हो एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपी का मतलब क्या होता है, बीज, कल्चरिंग मतलब कल्चर करना, उनको रियर करना, केयर करना, मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। तो बीज की रियरिंग इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। अब बीज को जब आप रियर करते हो तो आप उनको एक जगह पर रखते हो, है ना, एक आपका कोई फार्म लैंड होता है जिसपे आप बीज के लिए घर बनाते हो और आप उनको वहां पे रखते हो, तो उसे हम कहते हैं एपियरीज। एपियरीज, ठीक है, कैसी जगह जहां पे बीज रहती है। अब बीज के लिए बेसिकली हमें घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, खुद से ही वो अपने घर बना लेती हैं। उनका जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बी हाइव। ठीक है, बी हाइव क्या होता है, एक ऐसा छत्ता होता है जिसमें हेक्सागोनल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। बीज अपने ही इंग्रेडिएंट्स, उनकी बॉडी से कुछ फैक्ट्स निकलता है, कुछ सब्सटेंसेस निकलते हैं, उससे वो ये बी हाइव पूरा कंस्ट्रक्ट करती है। और ये बी हाइव बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल, आप कह सकते हो एक आपके सामने एक मॉडल है ना,
जो भी आर्किटेक्चर होते हैं, जो घर बनाते हैं, वो इनकी बी हाइव से सीख सकते हैं कि ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं होती है ना, इतना नॉलेज तो होता नहीं है, स्टिल ये आपस में बहुत अच्छे से सोशली रहती हैं, टीम वर्क करती हैं। टीम वर्क करने के बाद जो अपना ये घर बनाती है वो बहुत अच्छा होता है। इनके जितने भी टास्क होते हैं वो भी हर एक बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छा एक आपको सोशल एग्जाम्पल है, सोशल वर्क का, टीम वर्क का, प्लस आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं ये बी हाइव्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बीज हमें क्या क्या देती है, हमने देखा था हनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हनी शुगरी सब्सटेंस है, बहुत सारे सोर्सेस में काम आता है, घर में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उसमें हम हनी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो आपको काफी सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और आपको आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। हनी बनता कैसे है, ये जो बीज होती हैं क्या करती हैं, ये फ्लावर्स पे जाती हैं, फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, उस नेक्टर को अपने पास में लेके आती है अपने बी हाइव में। इनकी बॉडी से कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, वो एंजाइम्स प्लस नेक्टर मिलकर और हनी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है वैक्स। इन्हीं की बॉडी से वैक्सी जूसी सब्सटेंस निकलता है जिससे कि अपने पूरे हाइव को प्रिपेयर करती है। यही वैक्स हम भी बहुत सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने में, जैसे नील पॉलिश, नील पेंट्स, क्रीम्स हो गई, है ना, बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, उसमें हम ये वैक्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोपोलिस। ये प्रोपोलिस क्या करता है, ये जो हाइव है वो हाइव किससे बनती है, वैक्स से बनती है। और ये जो हाइव होती है इसमें जो सेल्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं कोम। ठीक है, कोम कहा जाता है। इस तरीके से हेक्सागोनल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इससे पूरा हाइव बनता है। तो कभी मान लो ये हाइव टूट जाए, रप्चर हो जाए, तो इसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोपोलिस सब्सटेंस यूज में आता है। ठीक है, ये बीज जो होती है यूज करती है इसको। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पॉइजन। आपको पता है कि बीज में स्टिंग होता है, बीज काट लेती है ना तो कितना रेड हो जाता है, पूरा सूज जाता है। तो बीज के अंदर जो पॉइजन होता है, इस पॉइजन को यूज करके हम बहुत सारी मेडिसिन बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 चीजें हो गई कि बीज हमें क्या क्या देती हैं, हनी, वैक्स, प्रोपोलिस और पॉइजन। प्लस एपीकल्चर, कल्चरिंग होती है, जहां रहती है उसको एपियरीज बोलते हैं। बीज जो अपना घर बनाती हैं, छत्ता बनाती है, उसको हम बी हाइव बोलते हैं। बी हाइव कोम लाइक होती है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होता है। अब हनी बीज की टोटल 2 टाइप ऑफ वैरायटीज हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है इंडिजिनस बीज और एक होती है एक्सोटिक। इंडिजिनस वही जो इंडिया की होगी, डोमेस्टिक होती है हमारे कंट्री की। दूसरी एक्सोटिक जो बाहर से आती है। ठीक है, या बाहर से लेके आते हैं उसको फिर इंडिया में रियर करते हैं, दिस इज एक्सोटिक। इंडिजिनस में एग्जांपल्स हैं आपके एपिस सेरेना इंडिका और एपिस डोर्सिका, ये 2 आपकी इंडिजिनस स्पीशीज हैं। दूसरी आपकी एक्सोटिक में एपिस मेलिफोरा और एपिस एडम्सोनी। एपिस मेलिफोरा जो है ना, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली आपकी स्पीशी है। क्यों? क्योंकि ये ना दूसरी स्पीशीज के कंपैरिजन में बहुत जेंटल होती है। जेंटल मतलब काटती नहीं है, बहुत ज्यादा इसको जल्दी गुस्सा नहीं आता, काफी जेंटल होती है, इसको रियर करना आसान होता है। प्लस इसकी जो हनी गिविंग कैपेसिटी ये काफी ज्यादा होती है, काफी कम टाइम में ज्यादा अमाउंट में हनी कलेक्ट कर सकती है और अपने आप को ही दूसरे एनिमी से काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकती है। इसलिए हमारे जितने भी एपीकल्चर करने वाले लोग हैं वो सारे एपिस मेलिफोरा इस स्पीशी को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, फॉर रियरिंग पर्पसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीज बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सोशल वर्क का। सोशली जैसे हम टीम वर्क करते हैं या हम ग्रुप में काम कर सकते हैं, इसी तरीके से जो बीज होती है ना वो भी अपने ग्रुप्स बनाती हैं और उसमें बहुत अच्छे से टीम वर्क परफॉर्म करती है। सबके जो टास्क होते हैं वो डेजिग्नेटेड रहते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस बीज टोटल 3 कैटेगरी में होती है। एक होती है क्वीन, दूसरी होती है वर्कर बीज और तीसरी होते हैं ड्रोन्स। अब क्वींस और वर्कर्स ये दोनों कैसे होते हैं, फीमेल्स होते हैं। ड्रोन जो होता है ये मेल होता है। ठीक है, हर एक कॉलोनी में, एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में इतने लोग होंगे। ठीक है, ये पूरी कॉलोनी है। कास्ट का मतलब होता है कि सबका टाइप अलग अलग है।
है ना। जैसे आपके स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कॉलोनी, लेकिन सबकी कास्ट अलग अलग है, सबकी काम अलग अलग अगर है, कोई 7th में पढ़ता है, कोई 8th में पढ़ता है, कोई 10th में पढ़ता है, सबकी डेजिग्नेशन अलग अलग हो गए ना, तो दिस इज कॉल्ड एज कास्ट। तो यहाँ पे एक कास्ट क्वीन हो गई, एक कास्ट वर्कर है, एक कास्ट ड्रोन है, और इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं कि ये कॉलोनी है। हर कॉलोनी में एक क्वीन होती है, ठीक है, बहुत सारी वर्कर बीज होती है और बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स और वर्कर्स के नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन क्वीन सिर्फ एक ही हो सकती है, और पूरे हाइव में सिर्फ एक क्वीन होती है, उसका जो साइज होता है वो दोनों से काफी बड़ा होता है। वर्कर बीज सबसे छोटी होती है, ड्रोन्स का साइज मीडियम होता है। अब जो क्वीन होती है ना, अब हमने देखा कि क्वीन और वर्कर ये दोनों फीमेल है, ड्रोन मेल होता है, लेकिन ये दोनों फीमेल तो है, लेकिन जो क्वीन होती है वो होती है फर्टाइल फीमेल, और जो वर्कर होता है ना ये इनफर्टाइल होता है, ठीक है। जबकि आपके जो ड्रोन्स हैं ये भी कैसे होते हैं, फर्टाइल होता है। और फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर स्पर्म्स एंड ओवम्स का फॉर्मेशन होता होगा, जबकि वर्कर्स के अंदर नहीं होता, ये नए ओवम्स नहीं बना पाते होंगे, जबकि ड्रोन्स स्पर्म्स बना सकते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वीन जो है और ड्रोन्स हैं ये दोनों फर्टाइल हैं, ये दोनों स्पर्म्स एंड ओवम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ड्रोन क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस करता है और क्वीन के अंदर ओवम होता है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, नए बीज बनाने का काम करते हैं ड्रोन और क्वींस मिलकर। क्वीन जो होती है वो क्वीन होती है पूरी हाइव की, है ना, वो कुछ काम नहीं करती, उसका मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना, खाना, बैठना, ऑर्डर चलाना, क्वीन जैसी है, ठीक है। ड्रोन जो होता है ये वोरेशियस ईटर्स होते हैं, बहुत ज्यादा खा करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, काम धंधा इनके पास कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं, ठीक है। इनका जब काम हो जाता है ना तो इनको हाइव से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि कुछ काम तो करते नहीं है। आपका मेन काम क्या है, स्पर्म्स देना ना, आप दो और बाहर जाओ, क्यों, क्योंकि आप रहोगे तो आप सारा का सारा हनी खा लोगे, तो दूसरों के लिए हनी नहीं बचेगा। तो जब इनका काम खत्म हो जाता है तो इनको हाइव से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब वर्कर जो होती है ना ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा मेहनती होती है। वर्कर ही वो है जो पूरी की पूरी हाइव को मैनेज करती है। हाइव अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो रही है ना, कुछ कहीं पे कुछ रिपेयर का वर्क चाहिए, रिपेयर करती हैं। हनी कलेक्ट करने का काम यही करती हैं। नई जो बीज बनी है उनकी टेक केयर करने का काम यही करती हैं। किसी को कुछ लग गई है, कुछ है, नर्सिंग करने का काम भी यही करती हैं। तो वर्कर बीज इनफर्टाइल होती हैं, है ना, फर्टिलिटी नहीं होती इनमें, बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन पूरी की पूरी हाइव को कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं मतलब इनको केयर करना या पूरा काम करना ये वर्कर ही करती हैं। ड्रोन और क्वीन का सिर्फ रिप्रोडक्शन के अलावा कोई और यूज नहीं है। ड्रोन्स हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर हाफ होता है, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। जब आपको एक ही कॉलोनी के अंदर इतनी सारी वैरायटीज दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म या आपको पॉलीमॉर्फिक बीज देखने को मिलती है ना। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में भी कितनी सारी डाइवर्सिटी है, हम सब कितने सारे अलग अलग लोग हैं। इसी तरीके से हनी बीज भी कितनी अलग अलग वेराइटीज की हैं, एक ही कॉलोनी में कितनी टाइप की रह रही है, सबके फंक्शंस अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसी बेसिस पे हम इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स। एक ही कॉलोनी में आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपकी जो क्वीन होती है ये डिप्लॉयड होती है, मतलब ड्रोन के कंपैरिजन में इसमें डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये हर सीजन में 200 के आसपास एग्स जनरेट कर सकती है अकेली। और ये जो क्वीन एग्स जनरेट करती है ना, ये एग्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स, और एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स। दो तरीके के एग्स जनरेट होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे क्वींस और वर्कर्स जनरेट होती है। क्वीन ने दो तरीके के एग जनरेट किए, एक फर्टिलाइज्ड और एक अनफर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनसे जो बीज निकलेंगी वो भी या तो क्वीन हो सकती है या वर्कर हो सकती है। अब क्योंकि एक हाइव में एक ही क्वीन होती है तो किसी एक क्वीन को फिर जाना पड़ेगा छोड़कर, ठीक है, एक ही क्वीन हो सकती है। बाकी जितनी भी जनरेट होती है वो कौन सी होती है, वर्कर बीज होती है। इसके अलावा अनफर्टिलाइज्ड बीज से कौन जनरेट होते हैं, हमारे ड्रोन्स, क्योंकि ड्रोन्स हैप्लॉइड है ना, फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्रोमोसोम हाफ ही रह जाएंगे, तो इसके अंदर हाफ क्रोमोसोम होता है।
फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब इसके उसके क्रोमोसोम मिल गए, फर्टिलाइज हो गया मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए, डबल हो गए तो या तो क्वीन प्रोड्यूस हो सकती है या वर्कर बी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, एक और बार रिपीट कर देती हूँ, क्वींस ड्रोन्स के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्शन करने पे हर सीजन में अबाउट 200 एग्स ले करती है। इन 200 एग्स में कुछ एग्स होते हैं जो फर्टिलाइज्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं। जो फर्टिलाइज्ड होते हैं उसमें से या तो क्वीन जनरेट होगी या फिर वर्कर भी जनरेट होगी, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा उसमें से ड्रोन जनरेट होता है, क्योंकि ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड है और ये दोनों डिप्लॉइड होती है। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज वगैरह इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब अगर हम वर्कर्स पे आ जाएं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्कर्स बहुत सारे काम करती हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्कर बीज 3 टाइप की होती है। एक होती है स्कैवेंजर बीज, एक होती है नर्स बीज, और तीसरी होती है फील्ड बीज। अब स्कैवेंजर बीज क्या होती है? जब एक बी बॉर्न होती है या हैच होती है, बोल सकते हैं, एग में से बाहर निकलती है, उसके बाद 3 दिन तक वो भी क्या करती है? सिर्फ हाइव के मेंटेनेंस का काम करती है, क्लीनिंग करना, सफाई करना, अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती, उसको बोलते हैं स्कैवेंजर बीज। इसके बाद 4th डे के बाद से जो बीज होती है ना, वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है। अब वो नर्सिंग का काम कर सकती है, पूरी बी को देखना, उसकी देखरेख करना, उसको प्रोटेक्ट करना, किसी को लग गई है तो उसको नर्स करना, ये सारा काम कौन करता है? नर्स बीज। इसके बाद जब कुछ दिनों के बाद में ये और ज्यादा एक्टिव हो जाती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लायक हो जाती हैं, तभी क्या बन जाती हैं? फील्ड बीज। फील्ड बीज का काम क्या होता है? बाहर जाना, अलग अलग वेराइटीज ऑफ फ्लावर सर्च करना, उनसे नेक्टर निकालना, लेके आना, नेक्टर और इनके बॉडी में से एक एंजाइम निकलता है, इन्वर्टेज एंजाइम प्लस नेक्टर मिलकर हनी बनाता है। ठीक है, तो ये हनी प्रोडक्शन में फिर हेल्प करती है कौन सी? फील्ड बीज। तो वर्कर बीज 3 टाइप की हो गई, स्कैवेंजर बीज जो कि 3 दिन तक क्लीनिंग का काम करती है, 4th डे के बाद से नर्स बन जाती है, नर्सिंग का काम करती है, उसके कुछ दिनों के बाद में जब ये प्रोटेक्ट करने लायक होती हैं तब ये फील्ड बीज बन जाती हैं और ये जाके नेक्टर कलेक्ट करती है। ठीक है, तो वर्कर भी 3 टाइप की होगी। और ये जो नर्स बीज होती हैं ये और क्या काम करती हैं? 7th डे के बाद से जेली सीक्रेट करना स्टार्ट करती हैं। दिस जेली इज कॉल्ड एज रॉयल जेली। ये जो रॉयल जेली है ना, ये किसको फीड करने के काम आती है? क्वीन को। क्वीन ना नॉर्मल हनी नहीं खाती, हम तो क्वीन है ना, तो हम क्या चीज खाएंगे? हम रॉयल चीज खाएंगे। तो ये जो नर्स बीज होती हैं 7th डे के बाद से रॉयल जेली सीक्रेट करना स्टार्ट करती है, और ये जो क्वीन है ये सिर्फ रॉयल जेली पे फीड करती है। इवन जो नए बीज बनते हैं वो नए बीज भी कुछ टाइम तक रॉयल जेली पे फीड करते हैं, उसके बाद में फिर ये दूसरा हनी और दूसरे सब्सटेंसेस को ईट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वीन जो होती है वो लाइफ टाइम रॉयल जेली पे ही फीड करती है। अब अगर हम हनी बीज की कल्चरिंग कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हनी मिल सके। अब हनी मिलने के लिए हमें क्या करना है? ईल्ड को इम्प्रूव करना है। ईल्ड को इम्प्रूव करने के लिए हमें बीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब इनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें पता है कि हनी बनता कहाँ से है? फ्लावर से। अगर हम अच्छे से फ्लावर सिलेक्ट करके अपनी बीज को दें कि ये अच्छी वैरायटी के फ्लावर्स हैं, इनसे आप जो नेक्टर कलेक्ट करोगे इससे हनी ज्यादा अच्छा बनेगा, तो हम फ्लावर्स की वैरायटी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस जो बी हाइव बनता है वो बी हाइव हम बनाने में इनकी हेल्प कर सकते हैं। आर्टिफिशियल बी हाइव इनको बना के दे सकते हैं ताकि इनकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो, है ना। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि एपियरीज की लोकेशन ऐसी रख सकते हैं जिसके आसपास में ज्यादा बीज को दूर ट्रैवल ना करना पड़े, इनको आसपास में ही अच्छे फ्लावर्स मिल जाएं, इनके न्यूट्रिएंट्स इनको मिल जाएं, नेक्टर मिल जाए, वाटर मिल जाए, है ना, ज्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े। क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी हो इस जगह की, ऐसी जगह पर हम अपनी एपियरीज को लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी वर्कर बीज होती है ना, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही नेक्टर कलेक्ट करती है, तो आपको उस पर्टिकुलर सीजन का टाइम आपको याद रखना है। आपको देखना है कि इस टाइम पे नेक्टर अच्छे से मिले, ज्यादा फ्लावर्स ब्लूम करें, है ना। इस पीरियड को हम बोलते हैं हनी फ्लो पीरियड। तो आपको इस हनी फ्लो पीरियड का ध्यान रखना होता है ताकि वर्कर बीज जो है ऐसा ना हो कि हनी फ्लो पीरियड के टाइम पे उनको फ्लावर्स नहीं मिल रहे तो फिर हनी कैसे बनेगा।
ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग इज अ प्रोसेस जिसमें कि बीज क्या करती हैं, कुछ टाइम के बाद में जनरली ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन अपने ओल्ड हाइव को छोड़ देती हैं और दूसरे हाइव बनाने के लिए चली जाती हैं। फिर दूसरे हाइव में जाकर ये रिप्रोडक्शन का काम करती हैं, नई बीज को रिप्रोड्यूस करती हैं। तो हमें जो स्वार्मिंग है इसको अगर आप फ्रीक्वेंट करते हो, आप बहुत जल्दी जल्दी अगर स्वार्मिंग करते हो तो उससे क्या होगा, कम बीज बनेंगे प्लस कम हनी होगा और कॉस्ट भी आपको ज्यादा लगेगी, ज्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, टाइम ड्यूरेशन मेंटेन करके चलना है। रिप्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पे रिप्रोडक्शन होना चाहिए। लास्ट मेथड जिसके थ्रू हम इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं वो क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब वही कि हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ हनी बी या क्वीन सिलेक्ट करें, उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ ड्रोन से रिप्रोड्यूस कराएं, जिससे जो बेबीज बने उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी अच्छी हो, ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्कर्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, ऐसा हम बाय क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं हनी बीज की। तो ये हो गया कि हम इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। दूसरा, अब अहेड टीम को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो वैसे तो ये खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म से भी या कहीं से भी, लेकिन अगर इन्हें कोई डिजीज हो जाए मान लो, तो डिजीजेस से भी इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि नोसेना डिजीज, अमीबा डिजीज, ब्रूड फाउल डिजीज, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस इन हनी बीज को भी हो सकती है। तो हमें ऐसे कुछ मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा जिससे हम इनको इन डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आज हमने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री में फिश रियरिंग कैसे होती है, बी कीपिंग कैसे होता है ना, पोल्ट्री फार्मिंग या फिर कैटल फार्मिंग किस तरीके से किया जाता है। तो आई होप आपको एनिमल हस्बेंड्री वाला पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।